जोहार झारखंड। आज हम अपरंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ पारिस्थितिक अनुकूल सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम हैं। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ सेलों में पाए जाते हैं। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिले, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिलों में भी पाए जाते हैं। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्रों के पुलिन बीच की बालू में मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के पालमकाड तथा कोल्लम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा ओडिशा में महानदी की नदी डेल्टा में पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई, जिसे बाद में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनर्नामित किया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं तारापुर महाराष्ट्र, कोटा के पास रावत भाटा राजस्थान में, थलपथम तमिलनाडु में, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, तेरा कर्नाटक तथा तात्रापाड़ा गुजरात में है। फोटोवोल्टाइक सेलों से विपाशित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा तक काम लाने के लिए फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी प्रथम प्रभावी है। सौर ऊर्जा लागत प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला अथवा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। यह सामान्यतः हीटरो, फसल शुष्को, क्रॉप ड्रायर, कूकर्स आदि जैसे उपकरणों में अधिक प्रयोग की जाती है। भारत के पश्चिमी भागों गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की विकास की अधिक संभावनाएं हैं। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा के असमाप्त स्रोत हैं। प्रभावित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा के टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सनमार्गी पवनों और पछुआ पवनों जैसी अस्थायी पवन प्रणालियाँ और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत में प्रयोग किया गया है। इनके अलावा स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित भंडार गृह है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। भारत के पश्चिमी तट पर बृहत ज्वारीय तरंग उत्पन्न होती है। जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मित होती है। इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा डीजल कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इसे लोकप्रिय रूपों में
भूतापी ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इस ऊर्जा को अब एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत रूप में माना जा रहा है, जिसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में अधिकृत किया जा चुका है। भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1890 में ब्यूजे शहर इलाही यूएसए में हुआ था, जहां आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का जाल तंत्र या नेटवर्क बनाया गया था। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा तथा ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट और कूड़ा कचरा प्रतिनिधित्व करेगा एवं ऊर्जा भी पैदा करेगा। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा और पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा तथा जलाव लकड़ी पर दबाव कम करेगा। नगरपालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थित है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर या मिश्रित और सहकारी सेक्टर में विभक्त किया गया है। सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम है, जो सरकार द्वारा निधि या धन प्राप्त प्रदत्त होते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया गया है, जैसे मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग तथा उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं। निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर 8 प्रकार के उद्योग हैं: धातु कर्म उद्योग, यांत्रिकी इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और संबंध उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और संचार उद्योग। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। मुख्यतः उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 7 हैं। पहला कच्चा माल, दूसरा शक्ति, तीसरा बाजार, चौथा परिवहन, पाँचवा श्रम, छठा ऐतिहासिक कारक और 7वां औद्योगिक नीति देश का। तो कच्चा माल में अधिकांश लौह इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्रों बोकारो, दुर्गापुर आदि में निकट स्थित हैं, अथवा लौह अयस्क के स्रोत भद्रावती, भिलाई और औरतला निकट स्थित हैं। यानी कोयला क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग हैं या लौह अयस्क जहाँ से मिलते हैं वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग हैं। शक्ति, एल्युमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग में शक्ति की ज़्यादा उपयोग होती है, तो वहाँ एल्युमिनियम उद्योग स्थापित होता है। बाजार, भारी मशीन के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है। सूती वस्त्र उद्योग मुंबई, अहमदाबाद, सूरत में है।
पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं की स्थापना बाजार के निकट की जाती है। कोयली, मथुरा और बरौनी इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। परिवहन उद्योग को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु नोड जिसे कहते हैं उद्योगों का केंद्रीकरण होता है, जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली तथा मुख्य रेल मार्गों पर स्थित हैं। श्रम कुशल श्रमिक भारत में श्रम बहुत गतिशील है। जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है, सस्ता श्रम उपलब्ध है। ऐतिहासिक कारक उपनिवेशीकरण के प्रारंभिक चरणों में निर्माण क्रियाओं को यूरोप के व्यापारियों द्वारा नव प्रोत्साहन दिया गया। मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोही, सूरत, बड़ोदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर महत्वपूर्ण निर्माण केंद्रों के रूप में उभरे। उपनिवेशवाद के उत्तरकालीन औद्योगिक चरण में ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं में होड़ और उपनिवेशी शक्ति की भेद-मूलक नीति के कारण इन निर्माण केंद्र में तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक नीति भिलाई और राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्णय पर आधारित थी। आज का यह जो मेरा लेक्चर है वह भारत, लौह और अर्थव्यवस्था, भूगोल से संबंधित है। धन्यवाद।